गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल ट्रैवल टू बी हैप्पी में। आज का दिन है बुधवार 26 मई सन 2021। ये मेरी इस नायग्रा फॉल्स की ट्रिप की अंतिम सुबह का अंतिम चरण है। आज का वेदर पिछले 2 दिनों के मुकाबले थोड़ा ठीक है। विंडी ज़रूर है, जैसा कि आपको माइक्रोफोन की आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, लेकिन जितनी ठंड कल थी आज उतनी ठंड नहीं है। और यहाँ अभी दोपहर बाद बारिश का फोरकास्ट है, लेकिन तब तक तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि मेरी दोपहर को 12 बजे की ट्रेन है वापस न्यूयॉर्क सिटी के लिए। तो एक बार फिर मैं इस व्यू को यहाँ कैप्चर करना चाहता था और आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये व्यूज़ आपने देखे ही होंगे पिछले 2 दिनों की जितनी भी मैंने वीडियो कवरेज करी है। शायद आपको लगे कि मैंने अपना जो दिन शुरू किया है वो हमेशा ही तकरीबन सुबह 5:30 बजे 6 बजे के आसपास किया है। इस समय भी अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और इसका कारण ये नहीं है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। आई एम एक्चुअली एन अर्ली राइज़र, तो जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि सनराइज़ से पहले अगर मैं उठ जाऊँ तो पूरे दिन का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया है कि ये जो हॉर्सशू फॉल है, जो कि अभी आप इस रेलिंग के पार देख रहे हैं, तो वो जितना भी एरिया है वो सारी ओनरशिप कनाडा की है। और ये जो अमेरिकन फॉल्स हैं मेरे राइट पर, जहाँ वो आपको रेनबो ब्रिज दिख रहा है, जो उस साइड पर जो 2 फॉल्स हैं ब्राइडल वेल और अमेरिकन फॉल्स, उसकी ओनरशिप अमेरिका की है। जब मैं इस एरिया में पिछले 2 या 3 दिन में जितनी बार भी आया हूँ, इस एरिया में आते ही जो सेलफ़ोन के सिग्नल हैं वो कई बार कनेडियन सर्विस प्रोवाइडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मुझे बार बार अपने सेल फ़ोन पर मैसेज आ रहा था कि यू आर इन कैनेडा। मेरे पास जो सेल फ़ोन का प्लान है वो तो नॉर्थ अमेरिका का है, तो यूएस, कनाडा, मैक्सिको में मैं कहीं पर भी हूँ तो मुझे लोकल रेट्स ही लगते हैं। यहाँ पर आएँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सेल फ़ोन में इंटरनेशनल कवरेज नहीं है या आपके पास मेरे जैसा प्लान नहीं है जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में सेम प्लान है, तो आपको डेटा यूज़ करने के लिए या कॉलिंग या टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए काफ़ी हैवी जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप इस साइड पर आ रहे हैं नायग्रा फॉल्स की, तो आपके फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपने पहले ही चेंज कर रखी हो, ताकि आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसे ना पे करने पड़ें। ये छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आप अगर इस वीडियो को क्लोजली देखें तो यहाँ जो नीचे इतना सारा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में कॉइन्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, जो कि लोगों ने यहाँ गुड लक के लिए डाल रखे हैं। मेरे पास तो एक्चुअली चेंज है नहीं, तो इसलिए मैंने इस बारी इस विज़िट में तो कोई भी ऐसे पैसे यहाँ पर डाले नहीं। बट मेरे को याद है 2004 में जब पहली बार मैं यहाँ आया था और 2006 में, उस टाइम पर ज़रूर ऐसे गुड लक के लिए कॉइन्स फेंके थे पानी में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को अभी याद आया है कि 1960s में गवर्नमेंट ने और जियोलॉजिस्ट ने पीछे से नायग्रा फॉल्स का पानी बंद किया था, तो ऑब्वियसली जो फ़्लो काफ़ी कम हो गया था और कई एरियाज़ में तो फॉल्स से पानी गिरना बंद हो गया था। तो उस टाइम पर इसी तरह से लाखों करोड़ों सिक्के निकले थे। तो अगर आज के टाइम में किसी भी कारण से अगर फॉल्स का पानी बंद किया जाता है किसी सर्वे के लिए, किसी रिसर्च के लिए, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे सेल फ़ोन, आईपैड, आईफोन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी यहाँ निकलेंगी, क्योंकि लोग गलती से अपना चीज़ें गिरा देते होंगे पानी में। अगेन ये एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैंने कहीं पे पढ़ा था अभी हाल ही में, और इस वीडियो पे मैं शेयर करना चाहता था। और इसके अलावा एक और मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि ना सिर्फ नायग्रा फॉल्स, बट अगर आप कहीं पे भी घूमने के लिए जाएँ जहाँ पर नेचुरल सराउंडिंग्स है, नेचुरल ब्यूटी है, आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो सब अपनी जगह पर ठीक है कि अपनी फ़ोटोज़ वगैरह आपने खींच ली, वीडियोस बना ली, उसके बाद कुछ टाइम ज़रूर इन लोकेशंस पे जहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग्स हैं या नेचुरल वंडर्स हैं, मोबाइल वगैरह बंद करके, फ़ोटो वगैरह खींचना बंद करके जस्ट उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। अब मैंने पिछले 2-3 दिन में रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही रियल एक्सपीरियंस है। और ख़ासकर कि जो लोग बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हों, उनके एक्सपीरियंसेस डे टू डे लाइफ में ऐसे कभी होते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह से निकाल कर, अपनी वीडियो शूटिंग से निकाल कर, जो भी नेचर में हमें प्रेजेंट किया गया है उसको देखें, उसको एंजॉय करें, अप्रिशिएट करें। अपनी इसी एडवाइस के साथ कि अब कुछ देर मुझे यहाँ की जो
नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, जो नायग्रा फॉल्स हैं, उनको एक्सपीरियंस करना है। मैं अब इस वीडियो को कर रहा हूँ बंद एंड ने इन वीडियोस को देखा है और होपफुली अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो फिर से आपने उसी एक्सपीरियंस को रिलीव किया होगा, और अगर आप यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं तो गॉड विलिंग बहुत जल्दी आपका यहाँ पर आना हो, ताकि आप भी रियल टाइम में इस चीज़ को वैसे एक्सपीरियंस कर सकें जैसे कि मैंने ओवर द ईयर्स किया है। मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ, स्पॉट कैफ़े। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सिंगल ही लोकेशन है। प्राइमरीली वही अमेरिकन ब्रेकफास्ट आइटम हैं, लंच आइटम्स हैं, पनीनीस वगैरह, सूप्स। इस समय सुबह के 7:45 हो रहे हैं। मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में मंगाए हैं बेल्जियन वॉफ़ल और साथ में ये मेरा लाटे है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा वॉफ़ल आ गया है। इसके साथ में मिली हैं 2 मेपल सिरप और 2 बटर क्यूब्स, और ऊपर इसके है पाउडर्ड शुगर। इसकी एक्चुअली प्रेजेंटेशन मैंने इस तरह से एक्सपेक्ट की नहीं थी, क्योंकि जनरली ये प्लेट में आता है, बट आई थिंक कि अभी कोविड का टाइम है तो इस वजह से ग्रैब एंड गो स्टाइल में अपना फूड प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे इस वॉफ़ल का इंडियन इक्विवेलेंट तो पता नहीं कि क्या होगा। ये टिपिकल स्टैंडर्ड अमेरिकन ब्रेकफास्ट आइटम है, और ये सब चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पर तो खाता नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि मेरे ट्रिप का आखिरी दिन है और मैंने अभी तक जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट होता है कहीं भी किया नहीं है, सिर्फ अपने होटल से ग्रैब एंड गो लिए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज आखिरी दिन एक जो प्रॉपर अमेरिकन ब्रेकफास्ट होता है वो किया जाए। तो इसका टेस्ट एक्चुअली अगर आप सिर्फ वॉफ़ल को बाइट सेल्फ खाएंगे तो इसका कोई ब्लैंड टेस्ट होता है, और ये व्हीट फ्लावर यानी कि मैदे का बना होता है। साथ में ये जो मेपल सिरप है जो कि हनी की तरह होता है और स्वीट है, और साथ में बटर है, तो आप उसको इस पर लगा कर साथ में खाएंगे तभी इसका कुछ टेस्ट आता है। मैंने अभी अपने वॉफ़ल का अबाउट 1/4 पोर्शन खा लिया है, और वॉफ़ल काफ़ी बढ़िया है। जो अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट है और फ्लफ़ी है, और जो इसका आउटर शेल है ये क्रंची है। तो इस तरह का वॉफ़ल मैंने बहुत जगह पर खाया नहीं है, तो दिस इज़ वेरी नाइस। एंड इसकी जो मेरे को एक्चुअली कॉस्ट पड़ी थी वो वॉफ़ल प्लस है मेरा लाटे, टैक्स मिला के इसकी प्राइस था अबाउट $17 आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया में भी बड़े शहरों में तो एटलीस्ट ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होंगे जहाँ पे आप लोगों ने वॉफ़ल्स खाए होंगे। जब तक मैं इंडिया में रहता था वहाँ कभी वॉफ़ल वगैरह खाए नहीं थे, तो बट हाँ मुझे इतना मालूम ज़रूर है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। अभी समय हुआ है सुबह के 10:15 बजे, और अभी आधे पौने घंटे में मैं यहाँ होटल से चेकआउट करके ट्रेन स्टेशन जाऊँगा। होटल का चेकआउट टाइम सुबह 11 बजे का है, तो भी मेरे पास 45 मिनट हैं। मेरी पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास थोड़ा सा कल का लेफ़्ट ओवर खाना बचा है, जो कि मैंने डिनर लिया था अपने होटल के बाहर ही, एक इंडियन कार्ट है उससे। ये चावल हैं और साथ में पनीर की सब्ज़ी है। इसका जो टोटल मेरे को कॉस्ट पड़ी थी तकरीबन $10 थी, लेकिन आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि अच्छी है। ये एक्चुअली आधा खाना है, तो आधा खाना कल मैंने दिन में खाया था शाम के समय एज़ अ डिनर, और अब ये जो बाकी लेफ़्ट ओवर फूड है। तो एक अच्छी बात मेरे होटल रूम की ये है कि सामने माइक्रोवेव है, जो कि जनरली मैंने किसी होटल में देखा नहीं है, एटलीस्ट यहाँ अमेरिका में और कनाडा में। इंडिया का मुझे मालूम नहीं, और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप माइक्रोवेव को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपने ज़्यादा देर के लिए उसमें खाना रख दिया या आपने नॉन माइक्रोवेवेबल बर्तन यूज़ किए हैं, तो फायर ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है शायद इसी कारण से होटल्स में जनरली रूम्स के अंदर माइक्रोवेव अलाउ नहीं करते, और मेरे होटल में भी सिर्फ जो किंग बेड वाले रूम्स हैं उन्हीं में ही माइक्रोवेव है। तो अगर आप दूसरे क्वीन साइज़ वाले रूम में जाएंगे या ट्विन साइज़ वाले रूम में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको रेफ्रिजरेटर मिलेंगे, जो कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ओवन नहीं होगा। तो ये जो पनीर और चावल हैं इनका टेस्ट ठीक है, स्पाइसी नहीं है और ब्लैंड भी नहीं है, एंड आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ स्पाइसी फूड, तो मेरे लिए ठीक है। अब इसको इंडिया के खाने से तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा बायस है इंडियन टेस्ट के लिए। तो जैसा खाना इंडिया में ओवर द ईयर्स मैंने खाया है, तो उस तरह का खाना तो मुझे यहाँ कहीं मिला नहीं। बट हो सकता है कि मैं गलत हूँ और ये मेरी
अपनी व्यक्तिगत राय है। आप देख सकते हैं कि मैं बेड पर ही बैठा हूँ, लेकिन मैंने नीचे टिश्यूज़ बिछा रखे हैं ताकि जो इनके लिनन और बेडशीट वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। तो अभी बजे हैं सुबह के 11 और मैं अपने एमट्रैक वाले स्टेशन पर आ चुका हूँ, जहाँ से मुझे वापस न्यूयॉर्क सिटी के लिए ट्रेन मिलेगी। ट्रेन का टाइम है 12:07 और अभी केवल 11 ही बजे हैं, तो भी 1 घंटे से ऊपर का टाइम है। ये रिलेटिवली नया स्टेशन है, दिसंबर 2016 में ओपन हुआ है, तो मतलब तकरीबन 4.5 साल ही हुए हैं स्टेशन को बने हुए। और यहाँ भी कोई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि अंदर कुछ लोग होंगे, लेकिन यहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई कुछ ख़ास फैसिलिटीज़ होंगी जैसे कैफ़ेटेरिया वगैरह। और मेरे सामने है नेक्सस एनरोलमेंट सेंटर। मैंने सुना ज़रूर था कि यहाँ पर नायग्रा फॉल्स पे नेक्सस की इनरोलमेंट होती है, बट मुझे मालूम नहीं था कि स्टेशन के इतना पास है, वरना 1-2 दिन रुक कर मैं यहाँ पे ये काम भी कर सकता था। तो अगर आप अमेरिकन सिटीज़न हैं या कनेडियन सिटीज़न हैं और आसपास रहते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे आप अपने नेक्सस कार्ड के लिए इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आसपास दिखाने के लिए तो कुछ खास है नहीं, रोड ही है और सामने वो ट्रेन का जो ओवरपास है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अंदर चलता हूँ, अभी वहाँ पे अंदर बैठ के वेट करता हूँ, अपना फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगाता हूँ। ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह होपफुली डिले तो होगी नहीं, क्योंकि वेदर इतना कुछ ख़राब है नहीं, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है और लेट आफ्टरनून में थंडर स्टॉर्म्स हैं, बट उससे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा अंदर का स्टेशन का व्यू, जैसे कि आपको देख कर लग ही रहा होगा कि स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्योंकि ये नया ही बना है और बिल्कुल ही क्वाइट है। अब मालूम नहीं यहाँ से कितने लोग न्यूयॉर्क सिटी के लिए ट्रेन लेंगे मेरे अलावा, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ेंगे ऐसा लगता है कि ट्रेन में पैसेंजर चढ़ते जाएंगे। अभी यहाँ इस आर्ट को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये जो डिपिक्शन है ये एक्चुअली अमेरिकन स्लेवरी के टाइम की है, जब अफ्रीकन अमेरिकन्स ने सदर्न यूएस से, यानी कि जो स्टेट्स हैं फ्लोरिडा, लुइसियाना, टेक्सास वगैरह, वहाँ से माइग्रेट करना शुरू किया था अप नॉर्थ। तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं, हम देखिए साउथ सदर्न स्टेट्स, देन केंटकी, वर्जीनिया होते हुए मैरीलैंड, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क सिटी, डेट्रॉयट, फिर उसके बाद यहाँ आगे एल्बनी जो कि न्यूयॉर्क स्टेट की कैपिटल है, फिर नायग्रा फॉल्स। तो लोगों ने, अफ्रीकन अमेरिकन्स ने जो अनफॉर्चुनेटली स्लेव्स थे, उन लोगों ने इतनी लंबी जर्नी, जो कि मेरे हिसाब से कई हज़ार किलोमीटर या माइल्स की होगी, उसको छुपते छुपाते कवर किया है। बहुत बड़ी बात है ये, आई थिंक। तो अच्छी डिपिक्शन है अमेरिकन हिस्ट्री का। एक और छोटा सा किस्सा है जो इन्होंने यहाँ आर्ट के थ्रू डिपिक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जितनी मेरे को समझ आ रही है उस हिसाब से जब यहाँ अमेरिका में स्लेवरी हुआ करती थी, कनाडा में ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, तो इसीलिए जो स्लेव्स थे वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा गए थे, अगेन जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ नीचे जो एक सबसे आखिरी में स्टेटमेंट लिखी है, फॉर दोस एस्केपिंग वॉर, परसिक्यूशन एंड ऑपरेशन, अ बॉर्डर कुड मीन द प्रॉमिस ऑफ स्टेबिलिटी एंड अ न्यू लाइफ। यानी कि जो लोग लड़ाई झगड़े से, वॉर से बच के दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बॉर्डर क्रॉस करने से उनके जीवन में स्टेबिलिटी आ सकती है, स्थिरता आ सकती है और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है मेरे हिसाब से तकरीबन 200 साल पुरानी होगी। मैंने यहाँ स्टेशन पर थोड़ा पहले आकर मुझे लगता है कि ठीक किया, मुझे ये आर्ट देखने का और इसके बारे में थोड़ा पढ़ने का चांस मिला है, जो कि मैंने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है। तो मैं ऊपर जाता हूँ स्टेशन पे और कुछ लोग लगता है आने शुरू हो गए हैं, जो कि वही शायद ट्रेन लेंगे जो कि मुझे लेनी है। तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं, वहाँ पर ट्रेन का वेट करते हैं। मैं ये स्टेयर्स लेकर स्टेशन के ऊपर वाले सेक्शन में आ गया हूँ और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ कुछ खास है नहीं, काफ़ी बेसिक सा स्टेशन है। एक कियोस्क बना हुआ है टिकट एंड बैगेजिंग के लिए, कोई कैफेटेरिया वगैरह नहीं है। 2 वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए और थोड़ा स्नैक्स वगैरह के लिए। यहाँ गर्मी काफ़ी है तो शायद एसी चल नहीं रहा है इस टाइम पर। अब मैं और स्टेशन एक्चुअली ऑलमोस्ट खाली है और जो इसके आवर्स हैं सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक हैं। एंड आई थिंक उसका कारण ये है कि अभी कोविड की वजह से ज़्यादा ट्रेन्स आ नहीं रही हैं, सिर्फ 2 ट्रेन्स आती हैं दिन में और यहाँ से 2 ही ट्रेन जाती हैं। तो आज की जो ये एक्चुअली लास्ट ट्रेन है जो मैं अभी इस टाइम 12 बजे लूँगा। जो पहली ट्रेन थी वो थी सुबह 6 बजे की, और वो सुबह 6 बजे एक्चुअली थोड़ा जल्दी हो जाता,
क्योंकि मुझे अपने होटल से तकरीबन 5 सवा 5 बजे निकलना पड़ता, तो इसलिए मैंने ये लेट की ट्रेन ली है। हालांकि ये मुझे न्यूयॉर्क सिटी पहुंचाएगी रात को 10 बजे अगर ट्रेन लेट ना हुई तो, और फिर उसके बाद वहाँ से मुझे आगे अपने घर जाने में तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा। तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस होंगी वहाँ पर, मैं ट्रेन भी ले सकता हूँ और ऊबर भी, बट रात को लेट नाइट में प्रेफर नहीं करता सबवे वगैरह लेना, तो इसलिए मैं फिर रात को ऊबर ही लूँगा वहाँ से। इस समय मैं अपनी ट्रेन में आ चुका हूँ और ये बिज़नेस क्लास का कोच है जो कि सबसे एंड में है। इस बार मैंने सीट पिक करी है सिंगल साइड वाली, जो कि सबसे पीछे है, और यहाँ इसमें भी 2:1 की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 2/1 की सीट ले सकते हैं। मुझे पर्सनली लेफ़्ट हैंड साइड पर बैठना ज़्यादा पसंद है, चाहे मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँ या फ़्लाइट में। तो मैंने अब ये सबसे आखिरी वाली सीट इसलिए चूज़ करी है क्योंकि मैं इसमें रिक्लाइनर पूरी तरह यूज़ कर पाऊँगा बिना अपने पीछे वाले किसी पैसेंजर को डिस्टर्ब करने की चिंता के। तो जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं, जैसे कि यूजुअली फ़्लाइट में प्रीमियम इकॉनमी में होती है। लेग रूम काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे तो लेग रेस्ट की जगह बनी हुई है जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगा जब मुझे सोना होगा, और 2 पावर आउटलेट्स हैं। इस समय वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें जो लेग रूम है वो कितना अच्छा है। ये फ़्लाइट की बिज़नेस क्लास की जैसे तो नहीं है, लेकिन प्रीमियम इकॉनमी की सीट के जितना ही स्पेस है। लेकिन सीट्स जो हैं वो लेदर सीट्स हैं और सीट्स की विड्थ अच्छी है, और यहाँ इसमें रिक्लाइनर के बटन लगे हुए हैं, तो रिक्लाइनर का यूज़ किया जा सकता है जब भी आप चाहें। इसके अलावा बिज़नेस क्लास और इकॉनमी क्लास में जो डिफरेंस है लेग रूम के अलावा वो ये है कि बिज़नेस क्लास में आपको नॉन अल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं वो फ्री मिलते हैं, चाहे पानी ले लें, जूस ले लें, कोक वगैरह। सीट्स की कोई रिजर्वेशन नहीं है, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं। अगर आप पहले एंटर करते हैं ट्रेन में तो आप अपनी पसंद की सीट चूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस क्लास में हर एक सीट के पीछे एक ट्रे टेबल है, जैसा कि जनरली फ़्लाइट्स में या अपने वहाँ इंडिया में शताब्दी वगैरह, राजधानी वगैरह में सीट्स के पीछे होती है। और ये जो ट्रे टेबल है इसका साइज़ अच्छा है, आप आगे भी इसको पुल कर सकते हैं और काफ़ी स्टडी है। तो अगर आप इस पर रख कर कुछ खाना वाना खाना चाहते हैं या फिर अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो ट्रेन की चलते हुए जो शेकिंग होती है उससे आपका खाना स्पिल होने के चांसेस कम हैं। तो एक ये अच्छा फ़ीचर है कि सीट्स के पीछे एक स्टडी ट्रे टेबल है जिसका मल्टीपर्पज़ यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। एक बार थोड़ा सा व्यू मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। अगर आपके पास ओवर साइज़ लगेज है तो आप उसको यहाँ पीछे रख सकते हैं, और छोटे लगेज तो आप ऊपर वाले रैक में रख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो एमट्रैक ट्रेन है वो फेडरल प्रॉपर्टी है, तो यानी अगर आप एमट्रैक के किसी भी स्टेशन पर हैं या एमट्रैक की ट्रेन में हैं तो आपको सारा टाइम मास्क लगा के रखना है, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी हैं तो मैं जबकि फुली वैक्सीनेटेड हूँ लेकिन फिर भी पूरा टाइम मास्क लगा के रखना पड़ेगा, अनलेस कि अगर आप कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं तो। और अगर आप इस रेगुलेशन का फॉलो नहीं करेंगे तो जो ट्रेन में कंडक्टर है वो आपको 2 वार्निंग देंगे, और उसके बाद तीसरी बार आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा अगले स्टॉप पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा टाइम मास्क को लगाए रखें। तो आप देख सकते हैं ये मेरी सीट है जो कि पूरी रिक्लाइन हो चुकी है इस मोमेंट पे, और इसमें जो आगे वाला फुट रेस्ट है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है सोने के लिए, और जो 9.5 घंटे की जो जर्नी है वो अच्छे से इसमें स्पेंड की जा सकती है। वैसे मैं इकॉनमी क्लास में अगर मुझे चांस मिला जाने का, मैं वहाँ पर भी जाकर वीडियो शूट करूँगा। सीट्स में मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन बस वही लेग रूम की बात है। और अगर आपकी जर्नी थोड़ी कम ड्यूरेशन की है, 4-5 घंटे की है, तो आप इकॉनमी क्लास में भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। इतने ज़्यादा पैसे खर्चना अगर आपके बजट के बाहर है तो आई थिंक उसमें भी आराम से कंफर्टेबली ट्रैवल किया जा सकता है इकॉनमी क्लास में। तो बिज़नेस क्लास के बिल्कुल साथ में ही ये कैफ़े कार है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कॉफ़ी, मफ़िन, कुकीज़ वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स। और ये सामने हैं इसके प्राइजेज़, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्राइजेज़ भी हैं। मेरी जो टिकट है उसके अंदर अनलिमिटेड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, लेकिन अगर मैं खाने के लिए कुछ परचेज़ करूँगा तो वो मैं खुद से ही पे करूँगा।
और ये मेरी बिज़नेस क्लास की कोच का एक और व्यू। तो आई एम हियर बैक एट माई सीट। हम नायग्रा फॉल्स से बफलो जा रहे हैं, जो कि इस ट्रेन का पहला स्टॉप है और इसमें तकरीबन 50 मिनट लगेंगे। ये जो ट्रेन है कोविड से पहले टोरंटो को न्यूयॉर्क सिटी से कनेक्ट करती थी, लेकिन अभी कनाडा में क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण जो ये ट्रेन है उसका लास्ट स्टॉप नायग्रा फॉल्स ही है। और अगर आपको टोरंटो से यूएस वाली साइड पर आना है तो या तो आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी या फिर आपको ड्राइव करके आना पड़ेगा। अभी ट्रेन फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया बंद है। और ये जो ट्रेन है इसका नाम है मेपल लीफ। इसमें और जिस ट्रेन में मैं न्यूयॉर्क सिटी से यहाँ नायग्रा फॉल्स आया था उसका नाम था एम्पायर क्लास। तो दोनों में कुछ ख़ास फ़र्क है नहीं, जस्ट दैट कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हैं। और क्योंकि कनाडा मेपल लीव्स के लिए, मेपल सिरप के लिए फेमस है, तो इसलिए टोरंटो से आने वाली ट्रेन का जो नाम है वो मेपल लीफ क्लास है। बाकी सर्विस में ट्रेन के जो कोचेज़ हैं, सीट वगैरह, फैसिलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। यहाँ ट्रेन में वाईफाई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन आप सिर्फ वाईफाई को इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर नेटफ्लिक्स वगैरह या यूट्यूब वगैरह जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं आप वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली ट्रेन्स जो हैं वो भरी हुई होती हैं और जो वाईफाई की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो ताकि सभी पैसेंजर्स को फेयर शेयर मिले बैंडविड्थ का, इसलिए वीडियो स्ट्रीमिंग को अलाउ नहीं किया जाता। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो वीडियो स्ट्रीमिंग को किस तरह से कंट्रोल करती हैं, या तो उसमें ये वेबसाइट्स ऑलरेडी डिसेबल्ड होंगी या कोई दूसरा तरीका होगा इस चीज़ को मॉनिटर करने का। तो मेरा तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं नेटफ्लिक्स पर या यूट्यूब को देखने का। मैं रादर जो बाहर की सीनरी है और जो चेंजिंग लैंडस्केप है उसको एंजॉय करना प्रेफर करूँगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बिज़नेस क्लास इस ट्रेन के सबसे एंड में है, तो इसीलिए मैं एक और वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ जो हमारे पीछे की सीनरी छूटती हुई जा रही है। वो भी एक अच्छा व्यू है, एक अलग एक्सपीरियंस है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बफलो स्टेशन, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट का एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर एक बस स्टॉप भी है। तो जितनी भी बसेस यहाँ से कनाडा क्रॉस करती हैं उनको बफलो में रुकना पड़ता है। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर नायग्रा फॉल्स जाने के लिए एक और ऑप्शन है, जो कि आप फ़्लाइट ले सकते हैं बफलो एयरपोर्ट तक। और यहाँ से तकरीबन 30 मिनट की दूरी के ऊपर नायग्रा फॉल्स है, बट उसके लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऑप्शन मुझे दिखी नहीं थी। तो आपको कोई अपनी या तो अपनी प्राइवेट कार लेनी पड़ेगी या कुछ अपनी टैक्सी वगैरह करनी पड़ेगी। और यहीं से थोड़ी दूरी के ऊपर बॉर्डर क्रॉसिंग है फोर्ट एरी पे। तो अगर आप यहाँ से कनाडा अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर अपना कस्टम्स क्लियर करना पड़ेगा, इमिग्रेशन करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आप कनाडा से यूएस आना चाहते हैं तो जो फोर्ट एरी है वहाँ पर अपना इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं एंटर कर रहा हूँ इकोनॉमी क्लास में। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कुशन सीट्स हैं। लेग स्पेस जो है वो नॉर्मल है, जो सीट्स हैं वो ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती। और यहाँ पे जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं वो 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन $68 वन वे की है। फेयर मैंने पे किया था उसका वन वे जो था वो अबाउट $125 था, तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। इतना कुछ डिसएडवांटेजेस मेरे को लगा नहीं कि आपको 8-9 घंटे की जो जर्नी है वो आपको बिज़नेस क्लास में ही करनी है। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो आप अपनी जो टिकट है वो इकॉनमी क्लास में बुक करा सकते हैं। बस कोविड के टाइम में थोड़ा चैलेंज यही है कि अगर आपके साथ में कोई ऐसे स्ट्रेंजर लोग बैठे हैं जिन्हें आप या जानते नहीं हैं तो उनके साथ में ट्रैवल करने में थोड़ा सा रिस्क है। बिज़नेस क्लास में थोड़ा मेरे को बेनिफिट ये लगा कि मेरे को अपनी पर्सनल सीट मिली हुई है, तो मेरे साथ में कोई है नहीं।
तो वो एक बेनिफिट है। और इस टाइम मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये जो कैफ़े कार है, कोरोना की वजह से तो अब ज़्यादा लोग यहाँ बैठ नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल टाइम्स में आप यहाँ पर बैठकर अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको अपनी सीट पे ही खाना अलाउड है। तो मैंने यहाँ कैफ़े कार से अपने खाने के लिए लिया है ये वीगन बर्गर विद चिपोटले पेपिटा सॉस। ये प्री पैकेज्ड है, तो सर्वर ने मुझे इसे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दिया। क्योंकि मेरे पास बिज़नेस क्लास की टिकट है, इसलिए सारे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स फ्री हैं, कोक, स्प्राइट वगैरह। वो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्पार्कलिंग वाटर लिया है जिसमें 0 शुगर 0 कैलोरीज़ हैं, और एक पानी की बॉटल ली है। वेजिटेरियन में इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो है पिज़्ज़ा की, वो भी प्री पैकेज्ड है। आई थिंक उसको माइक्रोवेव में ही गर्म करके देंगे। न्यूयॉर्क से यहाँ नायग्रा फॉल्स आते समय मैं घर से 2 पराठे ले आया था, और यहाँ से फिर मैंने एक चीज़ क्रैकर की ट्रे ले ली थी, जिससे मेरा पूरा दिन निकल गया था। बट अभी यहाँ से वापस न्यूयॉर्क जाते समय तो कुछ ऐसे ऑप्शन थी नहीं घर से खाना लाने की, तो इस वजह से अब ये पैकेज फूड से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं भी इसको टेस्ट करता हूँ। ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं नहीं इसके टेस्ट को लेकर। मैंने अभी अपने इस वीगन बर्गर की 2-3 बाइट्स ली हैं। जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें मीठा फ्लेवर आ रहा है, और आई थिंक उसका कारण है वो चिपोटले सॉस, जो कि थोड़ी सी मीठी होती है। क्योंकि वीगन बर्गर है तो इसके अंदर अब कोई चीज़ वगैरह तो है नहीं, सिर्फ ये 2 बन हैं और इसके बीच में एक पैटी लगी हुई है। इसकी एक्चुअली जो प्राइस मैंने पे करी है वो है $7.50। बट ऐसा बर्गर प्री पैकेज अगर आप बाहर से लेंगे तो मेरे हिसाब से $4-5 के अंडर आ जाना चाहिए। और ये 750 का जो प्राइस है वो टैक्स इंक्लूडेड है, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ इसमें पे किया नहीं है। मैंने अपनी इस ट्रेन जर्नी की दोनों डायरेक्शंस में, न्यूयॉर्क सिटी से आते हुए और न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जाते हुए, एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो लैंडस्केप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। कहीं पे आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि प्लेन फील्ड्स हैं, कहीं पे देखा होगा कि फार्म्स हैं, खेत वगैरह हैं, कहीं पे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कहीं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, और कहीं पे वाटर फ्रंट और माउंटेन्स हैं। और मेरा जो एक्चुअली पर्पस था इस ट्रेन ट्रिप का वो यही था कि जो सीनरी फ़्लाइट से या फिर बस वगैरह से या अपनी प्राइवेट कार से मिस हो जाती है, उसको ट्रेन जर्नी के थ्रू कवर किया जाए। क्योंकि ये जो ट्रेन है ये छोटे छोटे शहरों के बीच में से जा रही है, तो यहाँ के जो लोगों की डे टू डे लाइफ है उसका एक आपको थोड़ा सा ग्लिम्प्स देखने को मिलता है। तो एन्जॉयबल जर्नी है। तो अगर आपके पास कोई मान लीजिए लैपटॉप, आईपैड वगैरह नहीं है मूवी वगैरह देखने के लिए, तो आप एटलीस्ट इस सीनरी को सर्टेनली एंजॉय कर सकते हैं।
अब हम आ चुके हैं न्यूयॉर्क स्टेट की कैपिटल एल्बनी के एमट्रैक स्टेशन पर और अभी समय हुआ है शाम के 7:45। नायग्रा फॉल्स और बफलो स्टेशन के बीच में डिले के कारण जो हमारी ये ट्रेन सर्विस है ये लेट चल रही है। तो ये ट्रेन अपने न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने के स्केड्यूल टाइम 9:55 पर नहीं पहुंचेगी। मेरे हिसाब से ये ट्रेन अभी पहुंचेगी न्यूयॉर्क सिटी अराउंड 10:30 बजे तक और अभी कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, तो ज़्यादा कुछ सीनरीज़ हैं नहीं मेरे लिए आपको दिखाने को। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है पिछले 4 दिनों में, जितना भी मैं अपनी ट्रिप को कवर कर सकता था आपके साथ शेयर करने के लिए वो मैंने किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 दिन की ट्रिप पसंद आई होगी और आपने इसको उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया है। आज का चौथा दिन जो मेरा इस ट्रिप का था, जो कि बुधवार 26 मई सन 2021 है, मैंने काफ़ी एंजॉय किया इस ट्रेन राइड को। कई छोटे छोटे शहरों से ये ट्रेन पास हुई है, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा ही है। तो ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा देर का स्टेशन पर डिले ना करते हुए, क्योंकि इसका स्टॉप अभी 4-5 मिनट का ही है और मेरी ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए अब मैं वापस ट्रेन में जा रहा हूँ और अपनी इस ट्रिप को मैं यहीं एंड करता हूँ। आप इस ट्रिप से जुड़ी हुई फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोस को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल travel.2.pe.happy पर भी देख सकते हैं और वहाँ से फ़ोटोज़ और वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ट्रिप की वीडियोस कैसी लगी हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे भी वीडियोस बनाने की।